स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और हम सुनने जा रहे हैं ठेकेदार का दूसरा भाग। चलिए बाकी बातें अंत में शुरू करते हैं। ठेकेदार पार्ट 2। अगले दिन लंच के वक्त देवराज चौहान गोलचा होटल में मौजूद था। ए ग्रेड का बढ़िया होटल था, अपने इलाके का, महंगा था। रेस्टोरेंट के अलावा केबिन और कमरे भी थे वहां। लंच और डिनर के वक्त अलग अलग सजावट की जाती थी। रेस्टोरेंट में लंच और डिनर के वक्त अलग अलग सजावट की जाती थी रेस्टोरेंट में, कि देखने वाले को लगे कि वो किसी नई जगह बैठे हैं। रेस्टोरेंट के खूबसूरत हॉल में बैठे मिनट भर ही हुआ था देवराज चौहान को कि वेटर आ गया। ऑर्डर सर। उसने पानी रखने के बाद मेन्यू कार्ड आगे सरकाते हुए कहा। देवराज चौहान ने कार्ड थामा, नजरें वेटर पर थी। विकास यहां आया? देवराज चौहान ने पूछा। विकास? वेटर के होंठों से निकला। विकास मल्होत्रा। ओह, वो साहब? जी नहीं, अभी तो नहीं आए, वेटर ने उत्तर दिया। कब आएगा? देवराज चौहान ने पूछा। आएगा भी या नहीं? मुझे क्या मालूम साहब, मैं तो 500 रुपया कमाने का मौका है तुम्हारे पास। ये मौका किसी दूसरे को भी मिल सकता है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। 500 रुपया चाहते हो तो मेरी बात का जवाब ला कर दो। अभी आया साहब, कहने के साथ ही वो चला गया। देवराज चौहान मेन्यू कार्ड पर नजरें मारने लगा। 5 मिनट बाद ही वेटर लौटा। विकास मल्होत्रा साहब आज यहीं लंच करेंगे? उनका फोन आया था। फोन आया था? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जी, दरअसल वो खाने में अपनी पसंद की बेहद खास आइटम लेते हैं, जिन्हें तैयार करने में घंटा भर तो लग ही जाता है। उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसलिए वो फोन कर देते हैं, ताकि जब तक वो पहुंचे हम उनका लंच तैयार रखें। वेटर ने मुस्कुराकर कहा। सर, वो 500 रुपए? उसके बैठने की कोई खास जगह है? देवराज चौहान ने पूछा। यस सर, वो 3 नंबर कैबिन में बैठते हैं। कोशिश की जाती है कि 3 नंबर कैबिन उनके लिए खाली रहे, क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा होटल के खास कस्टमर के रूप में जाने जाते हैं, वेटर बोला। वो केबिन किधर है? उस तरफ सर, वो गैलरी देखिए। उसमें जाकर कुछ आगे आप बाईं तरफ मुड़ेंगे तो एक दरवाजा नजर आएगा। उस दरवाजे के पार केबिन है। वो 3 नंबर केबिन में बैठेंगे, वेटर बोला। कब तक आएगा वो? लंच के लिए फोन आ चुका है, तो वो घंटे भर में कभी भी आ सकते हैं। क्या बात है सर? खास नहीं, कुछ पैसा लिया था, वो लौटाना है। ये तो अच्छी बात है सर। वो मेरा 500? अभी नहीं। विकास मल्होत्रा के आने की खबर दोगे जब, तब 500 रुपये तुम्हें मिलेगा। मैं यहीं बैठा हूं। जी। लंच का ऑर्डर नोट करूं सर? करो। देवराज चांद की शांत निगाह मेन्यू कार्ड पर जा टिकी। 2 बजे के करीब वेटर ने बताया कि विकास मल्होत्रा आ गया है। उसके साथ अक्सर रहने वाली लड़की भी है। देवराज चांद समझ गया कि लड़की प्रिया भसीन ही होगी। वो लंच ले चुका था। अब वो कहाँ है? वो तो केबिन में चले गए। मल्होत्रा साहब को कहते सुना कि जल्दी है, फौरन लंच लगाया जाए। देवराज चांद ने अपना बिल दिया। वेटर को अलग से 500 रुपये देते हुए पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है, लंच के बाद वो बाहर निकलेंगे? उन्होंने कहा तो था कि जल्दी है। विकास मल्होत्रा कौन से कपड़े पहने? सर, सफेद कमीज और जीन्स की पैंट। देवराज चौहान होटल से बाहर निकला और पार्किंग में खड़ी अपनी कार के भीतर बैठकर विकास मल्होत्रा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। नजरें होटल के द्वार पर ही थी। अगला दृश्य। विकास, प्रिया भसीन खाते हुए बोली। मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी के लिए घर वाले तैयार होंगे। पागल है? पागल हैं, कहते हैं पहले ड्रग्स छोड़ दे। विकास मल्होत्रा ने मुंह बनाया।
शादी का भला ड्रग्स से क्या मतलब? माँ को बहुत समझाया, मानती नहीं। मालूम नहीं कब अकल आएगी। भैया भी नहीं मानते, जबकि भाभी ने कई बार भैया से कहा है कि बच्चे तैयार हैं, तो वो क्यों एतराज कर रहे हैं। लेकिन भैया ने तो जैसे जिद पकड़ रखी है हमारी शादी न होने देने की। वो भी कहते हैं कि ड्रग्स छोड़ दूं तो हाँ कह देंगे। विकास मल्होत्रा खाने में व्यस्त था। विकास, हम्म, घर वाले नहीं मानने वाले। हम मंदिर में शादी कर लेते हैं या फिर कोर्ट मैरिज। नहीं, मैं अपनी गर्दन अपने हाथों से नहीं काटूंगा। क्या मतलब? तुम माँ को ठीक से नहीं जानती। मेरे को लेकर बहुत सख्त हैं। ये तो उनकी मजबूरी है कि मेरे हाथ तंग नहीं रहने देती कि पैसे की कमी की वजह से मैं कोई गलत काम ना कर डालूं। 6 महीने पहले बलात्कार के मामले में भी माँ ने मुझे वार्निंग दे दी थी कि फिर ऐसी हरकत की तो मुझे जायदाद से बेदखल कर देगी। ये बात माँ ने तुम्हें डराने के लिए कही होगी। नहीं, माँ गंभीर है वो। तुम्हें बलात्कार नहीं करना चाहिए था। मेरे पास आ जाते। मैंने कभी तुम्हें मना किया? वो बात नहीं है। विकास मल्होत्रा ने मुंह बनाया। उसने लिफ्ट मांगी। पास बैठी थी मेरे। जबरदस्त हसीना थी। ड्रग्स ले रखी थी मैंने। उसे पाने की इच्छा सवार हो गई मस्तिष्क में और सुनसान इलाके में ले गया। मुझे क्या मालूम था कि तब मेरे साथ सहयोग करने वाली वो बाद में शोर डाल देगी। 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए लिए उसने मां से। जरा सी बात के 15 लाख? प्रिया भसीन ने मुंह बनाया। शादी की बात। माँ मेरी हरकतों से तंग आई हुई है। तुमसे शादी करने के लिए कई बार उनसे झगड़ा भी किया। माँ नहीं मानी। ये भी कई बार कह चुकी है कि अगर मैंने प्रिया से ब्याह कर लिया तो वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगी। तुम्हें डराने के लिए कहा होगा। अब मैं इस बात को चेक तो नहीं करूंगा कि मुझे डराने के लिए कहा है या सच में ये बात है। विकास मल्होत्रा ने गंभीर स्वर में कहा। अगर माँ ने सच में मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे वक्त पर ड्रग्स चाहिए। मोटा खर्चा है ड्रग्स का। तुम्हारे लिए भी ड्रग्स लेनी पड़ती है। पैसा माँ से मिल जाता है। पैसा मिलना बंद हो गया तो तुम समझ ही सकती हो कि तब मेरी क्या हालत होगी। प्रिया भसीन विकास मल्होत्रा को देखने लगी। खाना खाओ। इसका तो ये मतलब हुआ कि हमारी शादी नहीं होगी, हम बच्चा पैदा नहीं कर सकेंगे। शादी के बिना भी तो बच्चा पैदा नहीं। ये मुझे पसंद नहीं। मैं तुमसे शादी करके बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। प्रिया भसीन ने शब्दों पर जोर देकर कहा। कोई रास्ता निकालो विकास कि हम शादी कर सकें। हमारे घर वाले तो मान नहीं रहे। अगर मेरे पास तगड़ी दौलत होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, फिर माँ से मिलने वाली दौलत की परवाह न करता। लेकिन तगड़ी दौलत मुझे भला कहाँ से मिलेगी? प्रिया भसीन की आंखें सिकुड़ी। तुम्हारे वॉल्ट में तो दौलत भी भरी पड़ी है। वो मेरी नहीं है, कस्टमर्स की है। वैसे भी मैं आजादी से वॉल्ट के भीतर नहीं जा सकता। माँ और वॉल्ट के अन्य दो मालिकों का ऑर्डर नहीं है। अगर कभी भीतर जाना चाहूं तो तुम्हारा भाई गार्डों को लेकर मेरे साथ चल पड़ता है। वो मुझे अकेले नहीं छोड़ते। ड्रग एडिक्ट होने के कारण मुझ पर भरोसा नहीं किया जाता। उसने गहरी सांस ली। प्रिया भसीन के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। हम बुरे तो नहीं है विकास। ये बात तो लोग ही जाने। ड्रग्स लेते हैं, मस्त रहते हैं, किसी को कुछ कहते तो नहीं। फिर हमें बुरा क्यों समझा जाता है? क्योंकि हम ड्रग्स लेते हैं। बुरा करते हैं? विकास मल्होत्रा मुस्कुराया। ड्रग्स बुरी ही होती है। करते तो हम बुरे ही हैं। ड्रग्स लेने की आदत हमारी इतनी पक्की हो चुकी है कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते। ड्रग्स नहीं मिलती तो ड्रग्स की तलाश में लग जाते हैं। फिर ड्रग्स लेने के बाद इतना नशा हो जाता है कि हम किसी काम के काबिल नहीं रहते। यही हमारी जिंदगी का सच है। प्रिया भसीन आहत भाव से विकास मल्होत्रा को देखने लगी। जल्दी लंच लो, 3 बजे पवन से मिलना है। वो एकदम बढ़िया स्मैक हमें बेचेगा। वक्त पर पहुंचना है। पैसे लाए हो? हाँ, 25,000 लाया हूँ। पैसा देते हुए माँ गुस्सा कर रही थी कि ये सब
ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये बात तो तुम्हारी माँ हमेशा ही कहती है। प्रिया हंसी। मजाक मत करो, विकास मल्होत्रा कह उठा। माँ का व्यवहार अब बदलता जा रहा है। वो कभी भी पैसा देना बंद कर सकती है, कम कर सकती है। कहती है अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, डॉक्टर नशे की आदत छुड़ा देंगे। माँ बोलती है अगर प्रिया नशा छोड़ना चाहे तो उसका इलाज का खर्चा भी दे देगी। मैं बेवकूफ हूं जो ड्रग्स छोड़ूंगी? प्रिया भसीन लापरवाही से कह उठी। मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ, माँ के शब्द बता रहा हूँ। कितना आनंद आता है ड्रग्स लेने के बाद, लगता है स्वर्ग की सैर कर रहे हैं। काश माँ ने भी वो मजा लिया होता। विकास ने मुंह बनाया। विकास, मुझे तो डर लगने लगा है कहीं तुम्हारी माँ पैसे देना बंद न कर दे। प्रिया बोली। वो कहती है मैं नशा छोड़ दूं तो सब कुछ मेरे नाम कर देगी। सब ऐसा ही कहते हैं लेकिन करते नहीं। प्रिया भसीन तीखे स्वर में कह उठी। जल्दी करो, पवन ज्यादा देर इंतजार नहीं करता। हम वक्त पर ना पहुंचे तो वो किसी दूसरे को स्मैक भेज देगा। अगला दृश्य। मैंने तेरे को कहा था 25,000 लाऊंगा, विकास मल्होत्रा ने कहा। यही बात हुई थी, अब तू 40,000 कहता है। मेरे पास 2 पैकेट थे, पवन नाम का युवक कह उठा। एक 25 का, दूसरा 40 का। 25 का दूसरे ने ले लिया, 40 का बचा है। लेना हो तो बोल, नहीं तो। लेना क्यों नहीं है? माल खत्म हो रहा है मेरे पास, विकास मल्होत्रा कह उठा। विकास मल्होत्रा और पवन सड़क के किनारे फुटपाथ पर खड़े दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। दोपहर होने की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं थी। सड़क पर बराबर वाहन आ जा रहे थे। फुटपाथ पर से कभी कभार ही कोई निकलता। कुछ दूर मौजूद कार में प्रिया भसीन आंखों पर काला चश्मा लगाए बैठी थी। देवराज चौहान की कार कुछ हटकर खड़ी थी। देवराज चौहान 2 बार उनके पास से निकल चुका था, परंतु दोनों बातों में इतनी इस तरह व्यस्त थे कि देवराज चौहान की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। निकाल 40। 25,000 हैं इस वक्त, बाकी का 15। देख भाई, पवन कह उठा, तेरे को तो पता है कि मैं माल बढ़िया देता हूँ लेकिन उधार नहीं करता। मेरे को भी आगे पेमेंट करनी है। उधार लेना है तो दूसरा दरवाजा देख। मैंने तेरे से कभी उधार किया? विकास मल्होत्रा झल्लाया। नहीं, अब भी उधार करने नहीं आया था। 25,000 का माल लेने की बात हुई थी, 25 लाया हूँ। तेरे पास माल बढ़ गया है तो मैं क्या करूं? तो इसमें से 25 का माल निकाल कर मुझे दे दे। पैकेट नहीं खुलेगा, जल्दी बोल। ये माल कोई और ले लेगा। एक फोन करने की देर है। तू क्या समझता है कि मैं तेरा बाकी का 15,000 लेकर भाग जाऊंगा? मुझे विश्वास है तेरे पर, पवन मुस्कुराया। लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि इस धंधे में विश्वास नहीं करना, नशेड़ी का भरोसा नहीं। कल जिंदा भी रहे या मर जाए। बकवास मत कर। विकास मल्होत्रा दांत पीस कर रह उठा कह उठा। तेरे पास 40,000 नहीं है इस वक्त? नहीं, विकास बोला। 30 से ज्यादा नहीं है। कल फोन करना, जितने का माल कहेगा उतने का दे। विकास मल्होत्रा ने उसकी बांह थाम ली। गुस्सा आ गया था चेहरे पर। तेरे को पता है कि मुझे स्मैक की जरूरत है? बाजू मत पकड़, पवन ने उसका हाथ पीछे किया। तेरे को स्मैक की जरूरत है और मेरे को नोटों की। ये पैकेट 40,000 का है, पीछे से ही बनकर आया है। मेरे को कम ज्यादा करना नहीं आता। कल फोन करना, जितने का तेरे को पैकेट चाहिए मिल जाएगा। तेरा 25 वाला कोई दूसरा ले गया, कल ध्यान रखूंगा। विकास मल्होत्रा दांत भींचे उसे देखने लगा। पवन लापरवाही से पलटा और फुटपाथ पर आगे बढ़ गया। विकास मल्होत्रा खा जाने वाली निगाहों से उसे जाते देख रहा था। स्मैक चाहिए? आवाज सुनकर विकास मल्होत्रा ने फौरन गर्दन घुमाई। पास में देवराज चौहान खड़ा था। हाँ, विकास मल्होत्रा के होठों से निकला। उसके पास है। विकास मल्होत्रा ने सहमति में सिर हिला दिया। यहीं रुको, मैं ला देता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे जाते पवन की तरफ बढ़ गया। तेज तेज कदम उठाता देवराज चौहान जल्द ही पवन की बगल में था। पैसे मेरे से ले ले, स्मैक का पैकेट मेरे को दे दे, देवराज चौहान बोला। पवन ने हड़बड़ा कर ठिठकना चाहा।
रुकने की जरूरत नहीं है, उधर गली में आ जा। कौन हो तुम? पवन ने अपने पर काबू पाने की कोशिश की। पुलिस? नहीं, खरीदार हूं, चल गली में। पवन के चेहरे पर उलझन रही, फिर कह उठा। 40,000 का माल है, बंद पैकेट में। पैसे की फिक्र मत कर, गली में चल, इधर लोग देखेंगे। दोनों ने फुटपाथ छोड़ा और पास की गली में जा पहुंचे। दोपहर में गली सुनसान थी। निकाल 40। पहले कहां से लेता था स्मैक? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और उसके पेट से सटा दी। पवन का चेहरा फक पड़ गया। तो तुम? उसकी आवाज लड़खड़ा कर रह गई। पैकेट। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। उसने जल्दी से कपड़ों में छिपा रखा छोटा सा पैकेट निकालकर उसकी तरफ किया। देवराज चौहान ने पैकेट थामा। कौन हो तुम? तूने पैकेट कितने का खरीदा? देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर पेट से नाल लगाए पूछा। 30 का। देवराज चौहान ने छोटा सा पैकेट जेब में डाला और कमीज के भीतर हाथ डालकर पैंट में फंसी गड्डियों में से 3 निकालकर उसे थमाई और खतरनाक स्वर में कह उठा। आज के बाद तू मुझे ड्रग्स के धंधे में नजर आया तो गोली मार दूंगा। देवराज चौहान के स्वर में ऐसे भाव थे कि वो सिर से पांव तक कांप कर रह गया। उसे घूरते हुए देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वापस रखी। समझा क्या? हाँ। अब की बार वार्निंग नहीं दूंगा, दूर से ही गोली मारूंगा। वो सूखे होंठों पर जीभ फेर कर रह गया। देवराज चौहान पलटा और गली से बाहर निकलता चला गया। विकास मल्होत्रा कार के पास खड़ा था। प्रिया भसीन भीतर बैठी थी। देवराज चौहान को आता पाकर विकास मल्होत्रा और भी बेचैन हो उठा। देवराज चौहान उसके पास पहुंचकर ठिठका और जेब से पैकेट निकालकर उसे थमाया। स्मैक लेना मौत को दावत देना है। नहीं मिलेगी तो मर जाओगे। ये बात अब तक तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए थी। विकास मल्होत्रा हाथ में मौजूद पैकेट को अविश्वास भरी निगाहों से देखता रहा, फिर उसे जेब में डालकर जल्दी से 25,000 रुपए निकाले। ये लो, 25,000 हैं, बाकी के 15। जरूरत नहीं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर गंभीर स्वर में कहा। जिस दिन तुम्हारी मां तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दे, उस दिन इन 25,000 से अपने लिए नशा खरीदना। वो हक्का बक्का सा देवराज चौहान को देखने लगा। भीतर बैठी प्रिया ने ये शब्द सुने तो वो भी बाहर आ गई। ये कौन है विकास? उसने पूछा। व्याकुल सा वो देवराज चौहान को देखे जा रहा था। स्मैकिए को लोग ज्यादा देर पसंद नहीं करते, बेशक वो सगाई क्यों ना हो। तुम्हारी माँ कब तक तुम्हें? ठीक कहते हो, विकास मल्होत्रा के होंठों से निकला। मैं ये बात नोट कर चुका हूं। माँ में अब वो अपनापन नहीं रहा। माँ की आदतों में मैंने बदलाव महसूस किया है। अभी और बदलाव महसूस करोगे और एक दिन खुद को फुटपाथ पर खड़े पाओगे। विकास मल्होत्रा के शरीर में हल्का सा कंपन हुआ। उसने आंखें बंद की, फिर खोल ली। क्या बकवास कर रहे हो? प्रिया भसीन उखड़े स्वर में कह उठी। तुम अपने भाई के परिवार के साथ रहती हो, उसके बच्चों के साथ उसकी स्मैकी बहन रहे, ये उसे अच्छा नहीं लगता होगा। प्रिया भसीन की आंखें सिकुड़ी। वो तुम्हें ज्यादा देर अपने पास नहीं रखेगा। जिस दिन उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उस दिन क्या करोगी? सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचो कि मैंने जो कहा है वो हो गया और तुम सड़क पर अकेली खड़ी हो। लोग आ जा रहे हैं, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, मंजिल नहीं है, पैसे नहीं है और स्मैक की डोज की तुम्हें सख्त जरूरत महसूस होती जा रही है। प्रिया भसीन की नजरें देवराज चौहान पर टिकी थी। तुम ठीक कह रहे हो, विकास मल्होत्रा संभल कर कह उठा। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। स्मैक छोड़ सकते हो, नशा छोड़ सकते नहीं। ये हमारी हिम्मत के बाहर की बात है। अच्छी सलाह देना मेरा काम था कि स्मैक तुम दोनों को हर पल मौत के करीब ले जाती है। तुम लोग जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि मौत की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ भी कहो, प्रिया भसीन कह उठी। यही हमारी जिंदगी है, तुम्हें क्या एतराज है? देवराज चौहान ने कश लिया और पास से निकलती बस को देखता हुआ बोला। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो समझाना चाहता था कि नशा बुरा होता है। मेरी ये बात तुम दोनों की समझ में नहीं आई
तो अब ये समझाना चाहता हूं कि भविष्य में तुम लोगों को पैसे ना मिले, स्मैक ना मिली तो क्या होगा? तड़प तड़प कर मरोगे। स्मैक बेचने वाले तुम लोगों को स्मैक नहीं देंगे। मौत बेचने वाले ये लोग सिर्फ दौलत के दोस्त हैं। जिसके पास दौलत है ये उसी के सगे हैं। स्मैक की बाहें भी उसी के कंधे पर रहेंगी जो दौलत से उसे खरीदेगा। विकास मल्होत्रा और प्रिया भसीन की नजरें मिली। चंद पलों की चुप्पी के बाद विकास मल्होत्रा धीमे स्वर से प्रिया से बोला, यह ठीक कहता है। मैं कहती हूं ये ठीक से भी ठीक कहता है, लेकिन हमें कहता क्यों है? प्रिया भसीन उखड़े स्वर में कह उठी, हमें क्यों कह रहा है? क्या ये सब को इसी तरह भाषण देता फिरता है? नहीं। देवराज चांद के होंठों से मुस्कान उभरी। मैं सबको ये बातें नहीं कहता, तुम दोनों से कह रहा हूं, क्योंकि ये सुपर वॉर्ड का तीसरा हिस्सेदार है, पार्टनर है। परंतु तुम्हारा स्टीयरिंग पूरी तरह तुम्हारी माँ के हाथ में है। वो जानती है कि उसका नशेड़ी बेटा कोई काम करने के लायक नहीं है। उसे सिर्फ स्मैक चाहिए और वो देर सवेर में तुम्हारी नशे की आदत से तंग आकर या तो तुम्हें पैसे देना बंद कर देगी या घर से निकाल देगी। सारी दौलत उसके पति की है। तुम उस पर हक जताना चाहो तो वकील की फीस भी चुकता नहीं कर सकते। विकास मल्होत्रा ने होंठ भींच लिए। देवराज चौहान ने प्रिया भसीन को देखा। तुम वॉल्ट मैनेजर राजन भसीन की बहन हो। वो शरीफ आदमी है, शायद अपनी शराफत की वजह से तुम्हें घर में रखे हुए है। लेकिन बड़ी से बड़ी शराफत भी तुम जैसे नशेड़ी को ज्यादा देर सहन नहीं कर सकती। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब राजन तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। एक दिन तो ये होकर ही रहना है। तुम दोनों उस वक्त के सोचो कि तब क्या होगा। ड्रग्स कहां से खरीदोगे, क्योंकि ड्रग्स छोड़ने को तो तुम दोनों तैयार नहीं। लंबी सी खामोशी छा गई थी उनके बीच। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट उछाल दी। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रिया भसीन ने कहा। उसके माथे पर बल नजर आ रहे थे। यही कि तुम लोगों के पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, ताकि जब मरो तो नशा न मिलने की वजह से तड़प तड़प कर न मरो। इसलिए मरो कि स्मैक की डोज तुम दोनों ने ज्यादा ले ली थी। देवराज चांद के स्वर में गंभीरता थी। विकास मल्होत्रा और प्रिया की नजरें मिली। फिर भी जीने का एक मौका तुम दोनों के सामने रखता हूं, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। अगर तुम दोनों असमय की मौत नहीं मरना चाहते तो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो जाओ। जैसे भी होगा, वहां के डॉक्टर तुम दोनों की स्मैक लेने की आदत छुड़ा देंगे। इस इलाज में जो खर्चा आएगा मैं दूंगा। तुम दोगे? स्वर कड़वा हो गया प्रिया भसीन का। हाँ। जानते हो इस बात के इलाज में 20-30 लाख का खर्चा आएगा, वो भी एक आदमी पर। वो व्यंग से हंसी। हाँ। यानी कि दोनों पर 50-60 लाख रुपया खर्चा। कोई बात नहीं। देवराज चांद गंभीर था। कोई बात नहीं? प्रिया के होंठ सिकुड़े। पागल तो नहीं हो तुम? मैं पागल नहीं हूं। तुम दोनों के भले की बात कह। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और हमारा भला चाहते हो तो 50 लाख हमें दे दो। नशा करने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। दफा हो जाओ यहां से। पागल हो तुम? प्रिया गुस्से से कह उठी। मुझे तो तुम्हारी बातें ही समझ में नहीं आ रही कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो तुम। मैं दोनों तरफ से तुम्हारी इसकी सहायता करना चाहता हूँ। अगर नशा छोड़ना चाहते हो तो तुम दोनों का इलाज कराने के लिए तैयार हूं। अगर नहीं छोड़ना चाहते तो मैं तुम दोनों के लिए इतनी दौलत का इंतजाम करा देना चाहता हूं कि नशा करते करते मर जाओ, लेकिन स्मैक खरीदने के लिए तुम लोगों के पास पैसे की कमी न रहे। प्रिया भसीन कुछ कहने को हुई कि विकास मल्होत्रा ने उसकी कलाई थाम कर दबाई। प्रिया ने उसे देखा। तुम खामोश रहो प्रिया, मुझे बात करने दो। प्रिया की आंखों में उलझन के भाव उभरे। उसने बारी बारी दोनों को देखा। विकास मल्होत्रा की निगाह देवराज चांद पर जा टिकी। तुम यूं ही हमारे रास्ते में नहीं आए, बहुत सोच समझ कर हमसे मिले हो। विकास मल्होत्रा बोला। कैसे समझे? देवराज चौहान गंभीर था। तुम हम दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुम हमारे पीछे थे। यहां तुमने इस हद तक ध्यान रखा कि स्मैक लेने का हमारा सौदा नहीं पटा। तुमने हमें स्मैक लाकर दी।
साथ में छोड़ने का रास्ता भी बता रहे हो, जिसमें 50 लाख का खर्चा है, और इसमें कोई शक नहीं कि हम हाँ कहें तो तुम 50 लाख का खर्चा भी कर दोगे हमारे इलाज पर। स्मैक जरूर लेता हूं, परंतु सामने वाले को पहचानने का दम भी रखता हूं। दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि अगर नशे की आदत हम नहीं छोड़ना चाहते तो हमारे पास बेशुमार दौलत होनी चाहिए कि नशे की कमी की वजह से हम ना मरें। देवराज चौहान उसे देखता रहा। तुम जानते हो कि हम जैसे नशेड़ियों को घर वाले कभी भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल देंगे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। तुम जानते हो कि कागजों के हिसाब से तीसरे पार्टनर के रूप में वॉल्ट की देखरेख का जिम्मा मुझ पर है, जबकि पैसे का सारा कंट्रोल मेरी माँ के हाथ में है। तुम ये भी जानते हो कि इसका भाई राजन राजन भसीन वॉल्ट में मैनेजर है। तुम और भी बहुत कुछ जानते हो। अब तुम कहते हो कि तुम हमारे लिए इतनी बड़ी दौलत का इंतजाम कर देना चाहते हो कि नशा खरीदने के लिए हमारे पास पैसे की कमी ना रहे। तुम्हारी बातें सही हैं, देवराज चौहान बोला। चाहते क्या हो? क्या तुम लोग नशे से छुटकारा पाना चाहते हो? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, विकास मल्होत्रा का स्वर दृढ़ता से भरा था। देवराज चौहान ने प्रिया भसीन को देखा। मैं तो सोच भी नहीं सकती स्मैक छोड़ने की, प्रिया बोली। स्मैक मेरी जिंदगी है। देवराज चौहान ने गंभीर निगाहों से दोनों को देखा। ऐसे में तुम लोगों के पास तगड़ी दौलत हो तो अपने नशे से भरी जिंदगी में कुछ सुधार ला सकते हो। ऐसी जिंदगी में सुधार जिसका कोई भविष्य नहीं होगा। शादी कर सकते हो, और मतलब कि तुम ये भी जानते हो कि हम शादी नहीं कर पा रहे। हाँ, तुम दोनों के घर वाले ही शादी को तैयार नहीं है। हमारी कोई बात तुमसे छिपी भी है या नहीं? मालूम नहीं, अपने काम की बात जानता हूं, देवराज चौहान बोला। तुम हमें दौलत दिलाने की बात कर रहे थे। हाँ। कैसे? वॉल्ट में डकैती करने पर बड़ी दौलत हासिल हो सकती। क्या बकवास कर रहे हो? बच्चों का खेल है डकैती करना। विकास मल्होत्रा भड़क उठा। अब कोई शक नहीं रहा कि तुम वास्तव में पागल इंसान हो। वॉल्ट में डकैती? अह, पहाड़ उठाने की बात कह रहे हो? विकास, मुझे तो ये शुरू से ही पसंद नहीं आया। मालूम नहीं, ये एक शर्त पर मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, एकाएक विकास मल्होत्रा बोला। क्या? देवराज चौहान का नाम सुना है? वो डकैती मास्टर जिसका दिमाग जादू की तरह काम करता है। सुना है नाम। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। उसे ले आए, उसे ले आओ। वो डकैती करे तो मैं बिना शर्त तैयार हो जाऊंगा। देवराज चौहान के मौजूद होने पर कम से कम इस बात की कुछ तो गारंटी होगी कि शायद डकैती हो जाए, वरना वॉल्ट की सुरक्षा का इंतजाम है ही ऐसे कि। तुमने देवराज चौहान को देखा है? देवराज चौहान का स्वर शांत था। नहीं, उसकी तस्वीर देखी थी। पुरानी तस्वीर है उसकी, लेकिन कई बार अखबारों में छपी है। अच्छी तरह से देखी है तस्वीर? हाँ। तो मुझे भी अच्छी तरह से देखो। देवराज चौहान का स्वर शांत था। विकास मल्होत्रा की नजरें देवराज चौहान पर जा टिकी। यहां से चलो विकास, ये आदमी हमारा वक्त खराब। तभी विकास मल्होत्रा के चेहरे के भाव बदलने लगे। आंखें अविश्वास से फैली, मुंह खुला का खुला रह गया। वो बुत की तरह देखता रहा। विकास, प्रिया ने उसकी बांह पकड़कर हिलाया। तुम देवराज चौहान हो? वही डकैती मास्टर देवराज चौहान? मैंने पहचान लिया तुम्हें। अगला दृश्य, होटल गोलचा। विकास मल्होत्रा और प्रिया भसीन ने वहां से वापस जाकर होटल में कमरा लिया और देवराज चौहान का इंतजार करने लगे। देवराज चौहान ने कहा था कि आगे की बात कहीं आराम से बैठकर करनी पड़ेगी, तो विकास मल्होत्रा ने कहा था कि वो होटल गोलचा में कमरा ले लेता है, वहां आ जाए। कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले विकास मल्होत्रा ने पैकेट खोला और उसमें से मौजूद स्मैक की डोज उसने प्रिया के साथ ली। उनके गलों में खुश्की सी आ रही थी, हाथ पांव बेकाबू से होते महसूस हो रहे थे। डोज लेने के बाद उन्हें लगा जैसे उनके शरीर में जान आ गई हो। विकास, कुर्सी पर चैन भरे ढंग से बैठी प्रिया भसीन कह उठी। हम्म
वो देवराज चौहान ही है, डकैती मास्टर। पक्का पहचाना? हाँ, मैं धोखा नहीं खा सकता। अखबार में देखा उसका चेहरा, पक्की तरह याद आ गया। करना क्या चाहते हो? विकास मल्होत्रा ने प्रिया को देखा, कहा कुछ नहीं। देवराज चौहान डकैती करना चाहता है वॉल्ट में, तभी वो तुमसे मिला। किसी काम में उसे तुम्हारी जरूरत होगी, वरना वो तुम्हें हवा भी न लगने देता कि वॉल्ट में डकैती कर रहा है। प्रिया भसीन गंभीर थी। ठीक कहती हो। सवाल ये पैदा होता है कि तुम क्या करना चाहते हो, प्रिया ने पुनः कहा। विकास मल्होत्रा होंठ भींचे प्रिया को देखने लगा। वो डकैती में तुम्हारी सहायता चाहता है, उसका साथ देना ठीक होगा? साथ ना दूं? दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। हम जैसों का डकैती जैसे काम में हाथ डालना ठीक नहीं होगा। हम शरीफ लोग हैं, प्रिया भसीन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम अपने को देखो, करोड़ों की दौलत है तुम्हारे पीछे। तुम कौन सी दौलत? विकास मल्होत्रा की आंखें सिकुड़ी। वो दौलत जो मेरी माँ की मुट्ठी में बंद है। और जिद्दी माँ तब तक मेरे लिए दौलत की मुट्ठी नहीं खोलेगी जब तक मैं नशा न छोड़ दूं और स्मैक लेना न छोड़ दूं। प्रिया भसीन अब उसे देखने लगी। माँ अब पैसे देने में आनाकानी करने लगी, नशा छोड़ने पर जोर देने लगी है। कभी भी वो पैसे देने से स्पष्ट इनकार कर सकती है। तब मैं नशा कहां से लूंगा? तुम्हारा काम भी मेरे पैसे से चल जाता है, तब तुम क्या करोगी? कहां से नशा लोगी? 2-4 दिन तो तुम्हारा भाई तरस खाकर तुम्हें पैसे दे देगा, उसके बाद क्या होगा? अगर तुम सोचो कि मैं सारी उम्र तुम्हें नशा कराता रहूंगा तो ये नहीं हो सकेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भटक जाओ और स्मैक की एक पुड़िया पाने के लिए दूसरों के सामने कपड़े उतारती फिरो। विकास, प्रिया का स्वर तीखा हो गया। चीखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सच्चाई ही बता रहा हूं। ऐसा होकर रहेगा जब तुम्हें स्मैक की जरूरत होगी और पास में पैसे नहीं होंगे। प्रिया भसीन होंठ भींचे विकास मल्होत्रा को देखती रही। मेरे पीछे कितनी दौलत है ये मत देखो, ये देखो मेरे पास क्या है। कुछ भी नहीं। विकास मल्होत्रा ने उसे देखा। स्मैक ना मिली तो हम मर जाएंगे, हमारी हालत कुत्तों की तरह हो जाएगी। ऐसा न हो तो इसके लिए हमारे पास ढेर सारी स्मैक हर वक्त रहनी चाहिए, जिसके लिए पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा दौलत चाहिए। गहरी सांस लेकर प्रिया भसीन ने आंखें बंद कर ली। हमने शादी करनी है, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं मान रहा। ना तो मेरी माँ मानती है और ना ही तुम्हारा भाई। वो हमें नशेड़ी समझकर बेकार समझते हैं। उनके दिल में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं। इस सच को मैं पहचान चुका हूँ। वो हमें कभी भी धक्के मार कर घर से बाहर निकाल सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी बनाने के लिए दौलत चाहिए, जो कि वॉल्ट में पड़ी है। देवराज चौहान जैसा डकैती मास्टर वॉल्ट में डकैती करना चाहता है। हमारी किस्मत अच्छी है कि उसने हमसे बात की। प्रिया, देवराज चौहान की डकैती अक्सर सफल ही रही है। प्रिया भसीन ने आंखें खोली और उसे देखा। फिर भी हम जल्दी नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि देवराज चौहान हमसे क्या चाहता है। ज्यादा खतरे वाली बात हुई तो हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन देवराज चौहान के साथ रहने में ही हमारा फायदा हो सकता है। ढेर सारी दौलत हमें मिल सकती है, हमें कभी भी स्मैक की कमी नहीं होगी। हमारा घर होगा, तुम मेरी दुल्हन, बच्चे होंगे। कितना अच्छा लगेगा सब। हम ऊटी या गोवा में घर ले लेंगे। गोवा में तो स्मैक आसानी से मिल जाती है। देवराज चौहान की डकैती उल्टी भी पड़ सकती है, हम फंस भी सकते हैं, प्रिया ने कहा। यह भी हो सकता है, विकास मल्होत्रा ने गंभीर स्वर में कहा। बात करेंगे देवराज चौहान से की। तभी दरवाजे पर हल्की सी थपथपाहट पड़ी। दोनों की नजरें मिली। प्रिया भसीन उठी और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। आने वाला देवराज चौहान था। उसके भीतर आने पर प्रिया ने दरवाजा बंद कर लिया।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं देवराज चौहान से मिल रहा हूं। विकास मल्होत्रा मुस्कुराया। धीरे धीरे यकीन आ जाएगा, देवराज चौहान ने बैठते हुए शांत स्वर में कहा। तुम कब से हमारे पीछे हो? बेकार की बातें छोड़ो, काम की बात करने में फायदा है। उस काम की बात की शुरुआत तुम करो, प्रिया भसीन बोली। हमने तो सुना है कि तुम क्या चाहते हो। सॉरी, हमने तो सुनना है कि तुम क्या कहते हो। मैं तुम दोनों को बहुत बातें बता चुका हूं, देवराज चौहान बोला। और अब बात यहां आकर रुकी थी कि मैं वॉल्ट में डकैती करने जा रहा हूं। तुम लोगों को पैसे की जरूरत है, मेरे साथ मिल जाओ तो मेरी समस्या हल हो जाएगी और तुम दोनों को ठीक ठाक दौलत मिल जाएगी। तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी बात मान जाएंगे? हम पुलिस को भी खबर कर सकते हैं कि, प्रिया भसीन ने कहना चाहा। तुम लोग पुलिस के पास भी चले जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मुख्य द्वार से डकैती करनी ही नहीं है। प्रिया कुछ नहीं बोली, देवराज चौहान को देखती रही। तुम सारे वॉल्ट में डकैती करना चाहते हो या किसी खास जगह? खास जगह? कहाँ? छोटे हॉल में रखे एक बॉक्स पर हाथ डालना है, 9 नंबर बॉक्स में। उस बॉक्स में क्या खास है? विकास मल्होत्रा की आंखें सिकुड़ी। उसमें 22 अरब के बेशकीमती जेवरात हैं, 1 महीने के लिए रखे गए हैं, देवराज चौहान ने गंभीरता से कहा। 22 अरब बड़ी दौलत है। इतनी बड़ी दौलत के बारे में मालूम होने पर मुंह नहीं फेरा जा सकता। 22 अरब? प्रिया भसीन के होंठों से निकला। देवराज चौहान दोनों को देखता रहा। माना कि यह बहुत बड़ी दौलत है, विकास मल्होत्रा गंभीर था, लेकिन वॉल्ट की सुरक्षा प्रणाली बहुत कठोर है। वहां कुछ कर पाना संभव नहीं है। वहां के लोग हर वक्त सतर्क रहते हैं। मालूम है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। विकास, देवराज चौहान ने अब तक वॉल्ट के बारे में सब मालूम कर लिया होगा। इसे लगा होगा कि यह डकैती कर सकता है, तभी तो ये सोच समझ कर हमसे मिला। प्रिया कह उठी। मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ एक बात की जानकारी, देवराज चौहान बोला। क्या तुम जानते हो कि छोटे हॉल में रखे बक्सों को अगर नकली चाबी से खोलते हुए लीवरों से छेड़छाड़ करके दरवाजा खोला जाए तो क्या होगा? हाँ, दरवाजा खुलते ही बॉक्स का फर्श जैसा दरवाजा खुद ही खुलेगा और बॉक्स में सारा मौजूद सामान नीचे कहीं चला जाएगा। उसके बाद फर्श फर्श वाला दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। और मैं जानना चाहता हूं कि सामान नीचे कहाँ गिरता है। क्या मतलब? नीचे जहां भी वो दौलत गिरेगी वहां सुरक्षा प्रबंध नहीं होंगे, कैमरे नहीं होंगे। वो जगह गुप्त तौर पर बनाई गई है, इसलिए वहां जाने का रास्ता हर कोई नहीं जानता होगा। राजन भसीन उस रास्ते को जानता है। वॉल्ट के मालिक हसमुख गुलाटी और राज दीवान जानते होंगे। तुम जानते हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं जानता। ये बात मालूम कर सकते हो? कर लूंगा, विकास मल्होत्रा ने कहा। लेकिन ये जानकर तुम क्या करोगे? मैं वहां से डकैती करूंगा जहां वो दौलत गिरेगी। विकास मल्होत्रा देखता रहा उसे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। तभी प्रिया भसीन कह उठी। माना कि तुम वहां डकैती करोगे जहां गुप्त जगह पर दौलत गिरती है, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि वो दौलत तब गिरती है जब कोई गलत चाबी से बॉक्स को खोले। तुम माल को समेटने के लिए नीचे रहोगे तो ऊपर वाले हॉल में कोई कैसे पहुंचेगा? जहां पहुंच पाना असंभव है, वहां डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा कौन खोलेगा? ये तो फंसने वाला मामला ज्यादा हो गया। तुम्हारा कोई आदमी ऊपर रहेगा जो कि बॉक्स का ताला नकली चाबी से खोलेगा। तुम नीचे रहोगे कि ऐसा होने पर नीचे गिरने वाला माल समेट? असंभव, विकास मल्होत्रा कह उठा। देवराज चौहान, तुम ये काम किसी भी स्थिति में कर नहीं सकते। क्यों? बॉक्स में गलत चाबी के लगते ही सायरन बज उठेगा। वहां तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि फिर वॉल्ट में वीडियो कैमरों का जाल बिछा हुआ है। उन्हें फौरन बाहरी लोगों की मौजूदगी का एहसास हो जाएगा।
पहली बात तो यह है कि उस हॉल तक पहुंचना ही संभव नहीं। इसका रास्ता भी तुम्हें बता दूंगा, पहले तुम मालूम करो कि बॉक्स से गिरकर दौलत कहाँ जाती है। मेरे ख्याल में उन बक्सों के नीचे कोई गुप्त कमरा या हॉल जैसी कोई चीज होगी। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी को मालूम नहीं। ये मामूली बात है, मैं मालूम कर लूंगा, विकास मल्होत्रा कह उठा। लेकिन वो जो भी जगह होगी, वहां तक पहुंचना आसान काम नहीं होगा। ऊपर हॉल में ऊपर हॉल में पहुंचकर गलत चाबी से बॉक्स खोलना संभव नहीं। उससे पहले ही वॉल्ट के गनमैन ऐसा करने वाले को गोलियों से भून देंगे या पकड़ लेंगे। तुम गलत फहमी में हो कि वॉल्ट में अपना काम कर जाओगे। तुम्हें जो मालूम करने को कहा है करो। काम कैसे होगा ये देखना मेरा काम है, और काम हो जाएगा। कैसे? वो मैं तब बताऊंगा जब तुम ये बता दोगे कि बॉक्स से दौलत कहाँ गिरती है और वहां जाने का रास्ता किधर से है। देवराज चांद उठता हुआ बोला। कब तक मालूम कर लोगे? ये तो आज रात तक मालूम कर लूंगा। अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगा। हम इसी कमरे में मिलेंगे, कमरा बुक ही रखना। विकास मल्होत्रा ने अपना फोन नंबर दे दिया। मैं कल मिलूंगा। हम में जो बातें हुई हैं वो बाहर ना निकले। तुम भी ध्यान रखना, वो प्रिया से बोला। मैं और विकास एक ही हैं। देवराज चांद बाहर निकल गया। कमरे में कई पलों तक खामोशी रही। विकास, मुझे तो लगता है कि देवराज चौहान हवाई बातें कर रहा है। प्रिया भसीन ने खामोशी तोड़ी। हवाई बातें? मतलब कि बेसिर पैर की बातें। वो वॉल्ट में डकैती करने को कह रहा है, जबकि वहां जाया भी नहीं जा सकता। उसकी बात के मुताबिक डकैती के वक्त दो जगह मौजूद रहा जाएगा। एक तो ऊपर हॉल में, जहां डुप्लीकेट चाबी लगाकर बॉक्स का दरवाजा खोला जाएगा। दूसरे उस जगह जहां गलत ढंग से बॉक्स का दरवाजा खोलते ही भीतर के जेवरात बॉक्स से नीचे कहीं गिर जाएंगे। वहां से जेवरातों को समेटा जाएगा, जबकि वॉल्ट में प्रवेश पाना ही कठिन है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि देवराज चौहान की बातों में कोई दम नहीं है? विकास मल्होत्रा ने सोच भरी निगाहों से प्रिया भसीन को देखा। तुमने ठीक तरह से देवराज चौहान के कारनामों को अखबार में नहीं पढ़ा। प्रिया उसे खामोश पाकर बोली। ठीक तरह क्या, मैंने तो उसके बारे में कभी कुछ भी नहीं पढ़ा। नाम शायद कहीं सुना था देवराज चौहान का। प्रिया, विकास मल्होत्रा ने सिर हिलाया। देवराज चौहान के बारे में मैं जितना जानता हूं, उसे देखते हुए कह सकता हूं कि देवराज चौहान हर बात सोच समझ कर करता है। मुझे तो उसकी बातों में समझदारी नजर नहीं। उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। शायद वो पहले देख लेना चाहता है कि हम उसके काम के हैं भी या नहीं। उसे विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले उसका कहा काम पूरा करना होगा। विकास मल्होत्रा ने सोच भरे स्वर में कहा। मतलब कि ये मालूम करेंगे कि उस बॉक्स से दौलत कहाँ गिरती है, वहां जाने का रास्ता किधर से है। हाँ, मामूली बात है, मालूम कर लूंगा। आज ही वॉल्ट जाऊंगा। उसने प्रिया को देखा। जब ये बात देवराज चौहान को बताऊंगा तो तब वो डकैती के बारे में कोई आगे बात करेगा। प्रिया भसीन के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। विकास, हम्म, मान लो कि डकैती का सपना सच हो जाता है। 22 अरब की दौलत हाथ आ जाती है, तो हमें क्या मिलेगा? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जो मुनासिब हमारा हिस्सा होगा वो हमें मिलेगा। वही तो पूछ रही हूं कि मुनासिब हिस्सा कितना होगा। वो हिस्सा 50 लाख भी हो सकता है। देवराज चौहान 50 बंदों की लाइन लगाकर लोगों को खड़ा कर दे कि ये सब डकैती में हिस्सेदार हैं, तो हम क्या कह सकेंगे? यह भी हो सकता है कि डकैती के जेवरात के साथ देवराज चौहान चलता बने और हमें याद भी ना रखे। विकास मल्होत्रा के होंठ भिज गए। क्या हुआ? इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं था। देवराज चौहान हमें धोखा भी दे सकता है, वो कह उठा। ये बात तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए थी। प्रिया ने होंठ सिकोड़े। मैं देवराज चौहान से इस बारे में स्पष्ट बात करूंगा कि गलती करोगे। विकास मल्होत्रा की नजरें प्रिया भसीन पर जा टिकी। प्रिया के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम इस बारे में देवराज चौहान से बात करोगे तो वो हर तरह की कस्में खाकर कहेगा कि वो हेरा फेरी नहीं करता, धोखेबाजी नहीं करता। उस जैसा जुबान वाला कोई दूसरा है ही नहीं दुनिया में। ये तो कहने कैसे रहा कि उस जैसा बेईमान दूसरा नहीं।
वो प्रिया को देखता रहा। तुम खुद ही सोचो कि वो डकैतियां डालता है, ऐसे लोगों की क्या जुबान होगी। अपना काम किया और चलते बने, यही आता है ऐसे लोगों को। इस बारे में देवराज चांद से बात की तो वो सतर्क हो जाएगा विकास। तो एक ही रास्ता है, पीछे हट जाओ। देवराज चांद का साथ मत दो। प्रिया बोली। ये नहीं हो सकता, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। हम दोनों को अपने भविष्य के लिए पैसा चाहिए। ठीक कहते हो, पैसे की तो हमें जरूरत है ही। प्रिया भसीन गंभीर शब्दों में कह उठी। चिंता मत करो, ये बात मैं ही सोचूंगी कि 22 अरब में से हमें कैसे और कितना हिस्सा लेना है। तुम सोचोगी? विकास मल्होत्रा के होठों से निकला। मेरे पास सोचने के लिए वक्त ही वक्त है। इस मामले में मुझे कुछ करना तो है नहीं। प्रिया भसीन कह उठी। कम से कम ये तो सोच ही सकती हूँ कि 22 अरब में से हमें अपना हिस्सा कितना और कैसे लेना है। विकास मल्होत्रा प्रिया को देखने लगा। क्या हुआ, मुझ पर विश्वास नहीं? पूरा विश्वास है। तुम बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी हल निकाल लेती हो। इस बात का तो मैं कायल हूं। वो मुस्कुराया। तारीफ का शुक्रिया। तुम्हारे अलावा मुझे कोई और अच्छी नहीं लगती, तभी तो तुम्हारे साथ शादी। विकास। प्रिया हंसी। स्मैक का एहसान मानो जो हमें इतने करीब ले आई। हम एक ही रास्ते के, एक ही मंजिल के साथी हैं। हमें दूर तक एक साथ चलना है। शायद हम दोनों का साथ ही हमारा भविष्य है। विकास मल्होत्रा के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। अगला दृश्य। योगेश यादव कभी एक्सपर्ट डाई मेकर हुआ करता था। घर में पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं। 10-15 हजार रुपए महीना कमा लिया करता था। मजे से गृहस्थी चल रही थी। लेकिन एक बार डाई बनाते वक्त उसके सहयोगी ने डाई पर जोरदार हथौड़ा मारा तो वो उसके बाएं हाथ पर लगा। हाथ की उंगलियां ऐसी टूटी कि वो हाथ डाई बनाने के लिहाज से लगभग बेकार हो गया। ये 2 साल पहले की बात है। उसके बाद डाई का काम बंद हो गया। डाई बना ही नहीं सकता था। दूसरा कोई काम आता नहीं था। खर्चे पानी को लेकर घर का बुरा हाल हो गया। पहले पल्ले का पैसा खत्म हुआ, फिर घर का सामान बिका। आखिरकार उसकी पत्नी निशा को काम के लिए घर से निकलना पड़ा। योगेश यादव ने ही अपनी पहचान पर अपनी पत्नी को एक फैक्ट्री में पैकिंग के काम की नौकरी दिलवा दी। 1500 रुपया महीना तनख्वाह थी, जिससे घर का गुजारा हो नहीं पाता था। लेकिन मजबूरी में वो जैसे तैसे दिन काट रहे थे। थोड़ा बहुत काम करके योगेश यादव भी 1000-1200 महीना कमा लेता था। लेकिन इतने पैसों से कुछ नहीं हो पाता था। बच्चे ना तो ठीक से पहन रहे थे, ना ही खा पी रहे थे। कभी बड़ी से बड़ी चीज की डाई बना देना उसके लिए मामूली खेल था, परंतु आज वो लाचार हुआ पड़ा था। बायां हाथ हथौड़े से ऐसा टूट गया था कि वो किसी चीज को ठीक से पकड़ नहीं पाता था। अपनी लाचारी पर योगेश यादव को गुस्सा भी आता और तरस भी। चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाता था। आज दिन तक उसकी ये हालत थी कि वो पूरी तरह खुद को टूटा महसूस कर रहा था। महीने भर की जो कमाई आती थी, उससे कुछ भी नहीं हो पाता था। उसकी बीवी खूबसूरत थी, परंतु 2 सालों में फैक्ट्री में पैकिंग की नौकरी करके इस हद तक थकी थकी लगती थी कि जैसे उसकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। वो बेबस सी निगाहों से अपनी पत्नी को देखता रहता। निशा की गोद में सर रखकर रोना चाहता, परंतु मौका आने पर मुंह फेर लेता। दौलत की ताकत का उसे एहसास हो गया था। बच्चे भी पुराने और छोटे हो रहे कपड़े पहनते रहते। वो चाहता था कि एकदम ढेर सारा पैसा लाकर घर में रख दे कि उसके बीवी बच्चे मौज से जिंदगी बिताएं। लेकिन वो जानता था कि उसकी सोचें कभी भी हकीकत में नहीं बदल सकती थी। योगेश यादव और रमेश कुमार दोस्त थे। गांव से ही दोस्ती थी बचपन की। कभी कभार मिलना हो जाता था। रमेश कुमार उसकी बुरी हालत को जानता था। जब उसकी पत्नी घर पर होती थी तो योगेश यादव की पत्नी निशा कभी कभार मिलने आ जाया करती थी। लेकिन जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर गई तो निशा कभी नहीं आई थी। वैसे भी वो आटे दाल के चक्कर में पड़ गई थी। रमेश कुमार योगेश यादव के घर पहुंचा। हाथ में नया मोबाइल दबा था। कपड़े भी आज प्रेस हुए पहने थे। रंग ढंग में विश्वास की चमक मौजूद थी। योगेश यादव के बच्चे स्कूल गए हुए थे, निशा फैक्ट्री में।
योगेश यादव ने मैला हो रहा पैजामा और बनियान पहनी हुई थी। क्या हाल है तेरा? रमेश कुमार बैठते हुए मुस्कुराया। मेरा हाल तो वही है। तेरे तो मजे हो रहे हैं। मोबाइल फोन कहाँ से मारा? योगेश यादव ने पूछा। अभी खरीदा है, 6,500 का। एयरटेल का नया कनेक्शन लिया है। तेरे मजे हैं। नौकरी मजेदार है तेरी। वो तो घटिया नौकरी थी, छोड़ दी। छोड़ दी? हाँ, कई दिन हो गए। अब नई नौकरी में है क्या? योगेश यादव ने उसे देखा। नौकरी में क्या रखा है? अपना ही बिजनेस खोलूंगा कोई। रमेश कुमार ने लापरवाही से कहा। अपना बिजनेस? योगेश यादव की आंखें सिकुड़ी। तेरा बाप ताजा ताजा मरा है क्या? ताजा भी मरा होता तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे बाप के पास थोड़ी सी जमीन है। लाख रुपए से कम की कीमत की होगी उस जमीन की। जरूरी तो नहीं कि बाप ताजा या बासी मरे तभी नया बिजनेस खोला जाता है। रमेश कुमार मुस्कुराया। बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। तेरे पास कहाँ है पैसा? इंतजाम कर लिया। कहाँ से? योगेश यादव संभला। पूछ मत, अंदर की बात है। रमेश कुमार ने हाथ में पकड़े मोबाइल फोन को टेबल पर रख दिया। कितना चमक रहा है, नया है ना? इसकी बेल बजेगी जब, तो वो धुन निकलेगी। वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तेरे को नंबर दूंगा मोबाइल का, मारना कभी। बेल को बेल की धुन सुनने में मिलेगी, अच्छा लगेगा। योगेश यादव रमेश कुमार को देखे जा रहा था। क्या देख रहा है? सोच रहा हूं। योगेश यादव ने गहरी सांस ली। क्या? मैं बढ़िया डाई मेकर था। हाथ क्या बेकार हुआ, सब कुछ बेकार हो गया। घर बार भी खत्म हो गया। निशा को रोज सुबह फैक्ट्री जाते देखता हूँ। शाम ढलने पर वो आती है तो काम के बोझ से थकी होती है। बहुत तरस आता है उस पर। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि कहीं जूस का काम कर लूं। 50-70 हजार तो चाहिए ही। मैं चाहता हूं कि पहले की तरह निशा को रानी बनाकर रखूं, उसे आराम दूं, लेकिन सब किस्मत का खेल है। रमेश कुमार मुस्कुराया। देखना, जब बेल बजेगी तो कितनी अच्छी धुन निकलेगी। तेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे देश की पब्लिसिटी हो रही है, सारे जहां से अच्छा। तू बिजनेस करेगा तो मेरे को भी उसमें काम दे देना। नहीं। रमेश कुमार ने सिर हिलाया। दोस्त को दोस्त की जगह रखा जाता है। मेरे नीचे काम करेगा तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। रमेश कुमार ने जेब से 100 का नोट निकालकर टेबल पर रखा। जल्दी में बच्चों के लिए फल या मिठाई लाना भूल गया था। तो मेरी तरफ से लाकर खिला देना। नोट रख ले। योगेश यादव नोट को देखता रहा। तेरे को 50-60 हजार रुपया चाहिए? रमेश कुमार ने उसे देखा। हाँ। तू देगा क्या? योगेश यादव के होठों से निकला। नहीं। यारी दोस्ती में उधार और दान आ जाए तो दोस्ती खराब हो जाती है। रमेश कुमार बोला। हमारी तो बचपन की दोस्ती है। तेरे हाथ में भी मोबाइल फोन आ जाए तो कैसा लगेगा तेरे को? योगेश यादव उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। मैं तो बिजनेस खोलने के साथ ही कार लूंगा। तू भी कोई काम करे और बजाज चेतक खरीद ले तो मजा आ जाएगा तेरे को। मजाक मजाक मत कर। मैं सपने नहीं देखता, बाद में दुख देते हैं। सपने को हकीकत में बदल सकता है, हिम्मत हो तो क्यों नहीं हो सकता। मेरे को देख। वॉल्ट में नौकरी करने वाला मामूली से गार्ड हुआ करता था, अब पैसे वाला बन गया। कितना अच्छा लग। पैसे वाला बन गया? कहाँ है पैसा? योगेश यादव के होठों से निकला। पैसा क्या गले में लटका कर घूमूंगा? कुछ आ गया है, कुछ आने वाला है। बैंक वालों से अच्छी पहचान हो गई है। सब सलाम मारते हैं। रमेश कुमार ने गंभीर स्वर में कहा। तू 2 लाख कमाएगा? कैसे? भला काम तो है नहीं। वैसे भी भले काम की वैसे भी भले काम में एकदम 2 लाख कहाँ मिलते हैं। सारी जिंदगी बिता ली भला काम करके। क्या मिला? नौकरी से निकला। मेरे साथ लग जा, कुछ ही दिन में 2 लाख तेरे हाथ में होगा। जूस का काम भी खोलना, मोबाइल लेना, स्कूटर खरीदना। निशा भाभी से नौकरी छुड़वा देना, सब ठीक हो जाएगा।
योगेश यादव उसे देखता रहा। नहीं चाहिए 2 लाख? चाहिए, लेकिन काम क्या है? योगेश यादव बोला। किसी को उठाना है, उसे अपने पास रखना है कुछ दिन कि भाग ना सके। वक्त आने पर उसे पहले की तरह आजाद कर देना है। पल्ले से क्या जाना है? कुछ भी नहीं। इतने से काम के तेरे को 2 लाख मिलेंगे? ये तो खतरे वाला काम है। पुलिस को पता लग गया तो? बच्चों वाली बात मत कर। 2 लाख तेरे को किस लिए मिल रहा है? खतरा उठाने के वास्ते ही मिल रहा है ना। लफड़ा जरा भी नहीं होगा, मेरे पे भरोसा रख। हफ्ते 10 दिन का खेल है, 2 लाख तेरी जेब में होगा। योगेश यादव के होंठ भिज गए। सोचता है? सोच ले। रमेश कुमार ने टेबल पर रखा मोबाइल फोन पकड़ा और खड़ा हो गया। इस काम के लिए मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। मुफ्त का माल तो हर कोई लेने को आगे आ जाएगा। वो साला अपना बनारसी नाई है ना, वो तो कभी मना नहीं करेगा। 2 महीने बाद उसकी बहन की शादी है। कह रहा था कहीं से पैसे का इंतजाम करा दूं। दुकान को नया बनाने को भी कह रहा था कि पुरानी फिटिंग पुरानी हो गई है। 25,000 का खर्चा है नई फिटिंग कराने का। नाई नहीं तो ग्राहक सामने वाले नाई की तरफ जाने लगे हैं। चलता हूँ। ये 100 का नोट रखा है, मेरी तरफ से बच्चों को मिठाई जरूर खिला देना। मैं तो चाहता था कि 2 लाख तेरे को मिले। कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में है उसे। किसी को उठाना है? सोच भरे गंभीर स्वर में कह उठा योगेश यादव। हाँ, बहुत आसान काम है, कोई झंझट नहीं। मेरे पे भरोसा रख यार, मैं तेरे साथ हूँ। रमेश कुमार जल्दी से कह उठा। उसके बाद उसे कुछ दिन कैद में रखना है। कौन है वो? ये सवाल मौके पर पूछे जाते हैं, पहले नहीं। एंड वाला सवाल पहले मत पूछ। योगेश यादव खामोश रहा। रमेश कुमार बैठ गया। खरा सौदा है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। 2 लाख कौन देगा? मैं दूंगा। तेरे को कौन देगा? फालतू का सवाल कर रहा है तू। अपने 2 लाख से मतलब रख। तेरे को मैं दूंगा, एडवांस में दूंगा। 50,000 एडवांस ठीक रहेगा। बाकी का 1.5 लाख काम के एंड पर। कुछ दिन की बात है, उसके बाद मजे करना। योगेश यादव बेचैन सा दिखा। डरता क्यों है तू? मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया। फिक्र क्यों करता है? मैंने कौन सा ये काम पहले किया है? तेरी भी पहली बार है, मेरी भी। योगेश यादव उसे देखता रहा। रमेश कुमार उठा और उसका कंधा थपथपाकर बोला, सोच ले, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। कल ये काम करना है। तेरी इनकार है तो बनारसी नाई से बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तेरी हाँ हो तो रात को मेरे पास आ जाना, कल का प्रोग्राम बता दूंगा। शायद एडवांस भी दे दूं। आगे तेरी मर्जी। रमेश कुमार ने कहा और पलटकर बाहर निकल गया। वो जानता था कि 2 लाख का लालच कम नहीं, आज के हालात में योगेश यादव के लिए। अगला दृश्य। शाम के 7 बज रहे थे जब निशा ने घर में कदम रखा। वो थकी सी लग रही थी। दिन भर फैक्ट्री में पैकिंग का काम करते करते थक जाती थी। शाम को घर लौटने के बाद इतनी हिम्मत नहीं रहती थी कि खाना बना सके, जबकि खाना बनाने के साथ साथ बच्चों के स्कूल के कपड़े भी तैयार करने पड़ते थे। छोटे छोटे ढेरों काम होते थे कि जिन्हें पूरा करते करते रात के 12 बज जाते थे। उसके बाद तो उसे होश ही नहीं रहती कि कब आंख लगी। सुबह 6 बजे उठना होता था। 7:15 घर से निकलकर 8 बजे फैक्ट्री पहुंचना होता था। सुबह योगेश यादव ही बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़कर आता। निशा के पास तो वक्त नहीं होता था कि किसी की तरफ देखने का भी। पैसे की कमी के कारण पति पत्नी के रिश्तों में भी कड़वाहट आ गई थी। यूं वे मुंह से एक दूसरे को कुछ न कहते, परंतु मन ही मन एक दूसरे से दूर हो चुके थे। थकी सी भीतर आकर निशा कुर्सी पर आ बैठी। योगेश यादव ने पैंट कमीज पहन रखी थी। बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ रहे थे। वो इस बात का हमेशा ध्यान रखता था कि घर में सफाई रहे, निशा पर काम का बोझ न बढ़े। चाय बनाऊं? योगेश यादव ने गंभीर स्वर में बोला। वो निशा का चेहरा देख रहा था कि कभी कितना खिला खिला होता था। खूबसूरत तो आज भी थी वो, परंतु जीने की चमक गायब हो चुकी थी। बोझ की तरह जिंदगी ढो रही थी। निशा अपने पति को देख निशा ने अपने पति को देखा। रहने दो। वो थकी सी कह उठी। थक गई हो? आज क्या नई बात है?
रोज ही थक जाती हूँ। तुम कोई काम कर लेते तो ठीक रहता। डाई बनाने के लिए बायां हाथ बेकार हुआ है। वैसे तो कोई भी काम कर सकते हो, निशा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं काम से नहीं भागता, लेकिन छोटे से छोटा काम करने के लिए भी 50-70 हजार रुपये चाहिए। कुछ ना होते हुए भी 1000-1200 रुपये ही कमा लेता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम काम करो, तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, लेकिन सहना पड़ता है बच्चों के लिए। जितना हम दोनों कमाते हैं वो भी पूरा नहीं पड़ता। निशा ने योगेश की आंखों में देखा। पैसे के अभाव के कारण हम दोनों भी दूर हो गए हैं। कितनी देर हो गई? शायद। योगेश यादव ने होंठ भींच लिए। 2 महीने? जरूरत नहीं महसूस होती योगेश, घर का खर्चा चल जाए इसी में ही सारा वक्त बीत जाता है, निशा बोली। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी जिंदगी बितानी पड़ेगी। पहले तुम 10-15 हजार रुपए हर महीने लाते थे, बच भी जाता था। अब 2500 रुपए में दाल रोटी भी पूरी नहीं पड़ती। खुद क्या खाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? योगेश यादव ने बीड़ी निकाली, सुलगाई। खाना बनाने की तैयारी करूं? निशा ने उठना चाहा। रमेश आया था आज। उठते उठते निशा बैठ गई। कमला आ गई क्या? नहीं, ये उनका पति पत्नी का मामला है। टेबल पर 100 का नोट रख गया, बच्चों की मिठाई के लिए। निशा ने देखा 100 का नोट अभी भी टेबल पर पड़ा है। फिर उसने योगेश यादव को देखा। 6500 का मोबाइल खरीदा है। 10-12 दिन पहले वॉल्ट की उसने नौकरी छोड़ दी है। कह रहा था बिजनेस शुरू करेगा। बिजनेस? पैसा है उसके पास? निशा के होठों से निकला। योगेश यादव ने बेचैनी से पहलू बदला, बीड़ी का कश लिया। मेरे ख्याल में उसके पास काफी पैसा आ गया है। कहां से आया पैसा? मालूम नहीं। तुम जूस का काम करने को कह रहे थे, उससे कुछ पैसे ले लेते, बाद में लौटा देते। निशा जल्दी से बोली। मना कर दिया रमेश ने। बोलता है दोस्ती खराब होती है। बकवास करता है। निशा का स्वर तीखा हो गया। मन नहीं है पैसा देने का। उसने एक काम करने को कहा है। 50 हजार आज ही देने को कहा है, बाकी का 1.5 लाख काम होने के बाद। 50 हजार आज ही दे देगा? निशा अजीब सी नजरों से योगेश यादव को देखने लगी। हाँ। तो ले लो, निशा ने फौरन फैसले वाले स्वर में कहा। काम जानती हो क्या है? योगेश यादव धीमे स्वर में बोला। क्या? किसी को उठाना है, हफ्ते 10 दिन के लिए कैद रखना है, फिर उसे छोड़ देना है। निशा ने योगेश यादव की आंखों में झांका। कर लो ये काम। निशा के स्वर में सख्ती भर आई, चेहरे पर दृढ़ता थी। क्या? योगेश यादव के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन सब मर जाएं। निशा का स्वर उखड़ा हुआ था। जिस तरह से हम जिंदगी को ढो रहे हैं, ये मामला लंबा नहीं चलेगा। मैं कब तक चीजों को तरसती जानवरों की तरह 10-10 घंटे की नौकरी 1500 में करती रहूंगी? जैसे रमेश की बीवी गई, मैं भी चली जाऊंगी। योगेश यादव निशा के मुरझाए किंतु खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। परिवार तब तक ही अच्छा लगता है जब पेट में रोटी जाती रहे। नहीं तो अपने पैदा किए भी बुरे लगने लगते हैं। फैक्ट्री का सुपरवाइजर मेरे पर नजर रखता है। कल बोला कि महीने का 3000 मुझे दिया करेगा। महीने भर में कुछ रातें उसके साथ बिता लिया करूं। मैंने मना कर दिया। आज कह रहा था कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे को नौकरी से निकाल देगा। अब खुद ही फैसला कर ले कि क्या करना है। योगेश यादव के दांत भिज गए। क्या कहता है हरामी सुपरवाइजर? वो गुर्रा उठा। कहता है तुम्हारा पति नकारा है, तुम्हारी कदर नहीं करता, बीवी की कमाई खाता है। निशा ने शांत स्वर में कहा। उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी कमियां बता रहा था, सच कह रहा था। ये बात ज्यादा देर नहीं चलेगी कि तुम डाई बनाने के काबिल नहीं रहे। मेरे को आराम दो और कुछ करो, वरना मेरे से हाथ धो बैठोगे। या तो मैं माँ के पास चली जाऊंगी या सुपरवाइजर की बात मान लूंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। वो दांत भींचे निशा को देखता रहा। हमारे पास कभी भी पैसा नहीं आएगा। तुम किसी का कत्ल करो या अपहरण, मुझे इससे कोई मतलब नहीं।
मैं आराम चाहती हूँ। तुम आराम नहीं दोगे तो अपनी माँ के घर जाकर आराम ले लूंगी, या फिर सुपरवाइजर से। निशा धीमे स्वर में कह रही थी। तुम घर की ये हालत सह सकते हो, लेकिन कोई भी औरत नहीं सह सकती। औरत ऐसी हालातों में रहकर या तो पागल हो जाएगी या भाग जाएगी। क्योंकि मैंने पहले अपने घर में सब कुछ नहीं देखा, अब यह हालत मेरे से देख पाना संभव नहीं। 2 साल हो गए, सारी जिंदगी इस तरह नहीं बिता सकती। योगेश यादव का चेहरा बता रहा था कि वो बर्दाश्त करने की खुद में हिम्मत इकट्ठी कर रहा था। तुम कल नौकरी पर नहीं जाना। उसने अपनी आवाज को सामान्य बनाने की भरपूर चेष्टा की। निशा उसे देखती रही। शायद मेरी ही गलती थी जो मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया। तुम गलत नहीं हो। वो उसे देखती रही। योगेश यादव खड़ा हो गया। मैं रमेश से मिलने जा रहा हूं। योगेश का स्वर दृढ़ता से भरा था। मिल लो, बात कर लो, मना नहीं करना। हमें पैसे की जरूरत है। निशा का थका स्वर दृढ़ता से भरा था। पुलिस का चक्कर भी पड़ सकता है। मुझे पैसे लाकर दो। मैंने घर की हालत ठीक करनी है। मेरे बच्चों ने पुराने कपड़े पहन रखे हैं। उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। निशा के स्वर में दृढ़ता, सख्ती और अजीब सा तीखापन भर आया था। योगेश यादव ने कुछ नहीं कहा और तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। अगला दृश्य। 8 बजे रमेश कुमार बोतल खोले बैठा था। बिना पानी के विस्की का पूरा गिलास खत्म कर चुका था, परंतु नशा चढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो बेचैन था। देवराज चौहान का इंतजार था उसे। कल उसने कहा था कि आज 5 लाख एडवांस देगा, बाकी का 10 लाख काम होने पर। मालूम नहीं वो आएगा या नहीं। आएगा तो क्या सच में 5 लाख देगा? इतनी बड़ी रकम देगा वो? इन्हीं सोचों में उलझे रमेश कुमार ने फिर गिलास भरा और खुले दरवाजे पर निगाह मारी। इसके साथ ही उसका दिल जोरों से धड़का। नजरें वहीं टिक कर रह गई। वो खड़ा था दरवाजे पर। देवराज चौहान। उसके हाथ में लिफाफे का पैकेट था। उंगलियों में सुलगती सिगरेट फंसा रखी थी। रमेश कुमार फौरन उठकर खड़ा हो गया। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। आओ आओ। रमेश कुमार हड़बड़ाकर बोला। बैठो। उसकी निगाह लिफाफे नुमा पैकेट पर गई। आज तो मेरे साथ पियो। बैठ जाओ, देवराज चौहान ने कहा। रमेश कुमार तुरंत बैठ गया। देवराज चौहान करीब आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मालूम किया कि डुप्लीकेट चाबी से बॉक्स खोलने पर बॉक्स से नीचे दौलत कहाँ गिरती है और वहां जाने का रास्ता कहां से है? देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। रमेश कुमार ने गिलास उठाया, आधा गिलास खाली करके वापस रखा और मुस्कुराकर बोला। मालूम हो रहा है। रमेश कुमार ने लिफाफे पर नजर मारी। आज तुमने 5 लाख देने को कहा था एडवांस में। बाकी का 10 लाख बाद में दोगे, जब मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। देवराज चांद ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये रहे 5 लाख। 5 लाख? रमेश कुमार ने फौरन लिफाफा थामा। कम लग रहे हैं। 500 के नोटों की गड्डियां हैं। रमेश कुमार ने लिफाफा जल्दी से खोला। उसके हाथों के साथ टांगे भी कांप रही थी। 5 लाख उसे मिल रहा है। कभी सपना भी नहीं आया था कि 5 लाख उसके पास नकद होगा। सच में 500 के नोटों की 10 गड्डियां थी। पूरे 5 लाख थे। उसने खुद पर काबू पाने की चेष्टा की, परंतु दिल बेकाबू हुआ पड़ा था। उसने लिफाफा बंद करके नीचे कुर्सी के पास रख लिया। देवराज चांद को देखा। देवराज चांद ने कश लिया। मालूम हो रहा है, रमेश कुमार बोला। कल इस वक्त तक कोई नतीजा सामने आ जाएगा। फोन ले लिया? देवराज चांद ने टेबल पर पड़े मोबाइल फोन पर नजर मारी। हाँ, मेरा नंबर ले लो। रमेश कुमार ने जल्दी से एक कागज पर नंबर लिखकर कागज देवराज चांद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यह है मोबाइल नंबर। कल तुम फोन पर बात करना, रात को करना। देवराज चौहान ने नंबर वाला कागज थामा। रमेश कुमार को देखता रहा। तुम वॉल्ट में डकैती करना चाहते हो? रमेश कुमार ने कहा। मेरी कोशिश होगी कि तुम्हारे कई रास्ते आसान हो जाएं। कई रास्ते? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। अभी कुछ नहीं बताऊंगा। कल फोन पर बात करना। पहले मुझे काम कर लेने दो।
देवराज चांद ने फोन वाला कागज जेब में डाला और रिवॉल्वर निकाल ली। ये क्या कर रहे हो? रमेश कुमार का चेहरा एकदम फक पड़ गया। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। देवराज चांद ने रिवॉल्वर वाला हाथ टांगों के बीच में कर लिया। आने वाला योगेश यादव था। वो दरवाजे पर ही था। उसे देखते ही रमेश कुमार हड़बड़ा कर कह उठा, अंदर कहाँ आ रहा है, बाहर चल। योगेश यादव ठिठका। चेहरे पर अजीब से भाव भर आए। बिजनेस की बात चल रही है, तू जा, कोने वाले पनवाड़ी के पास जाकर खड़ा हो, आधे घंटे बाद आना। योगेश यादव ने देवराज चांद पर नजर मारी और खामोशी से पलटकर वापस चला गया। रमेश कुमार ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर देवराज चांद को देखा। देवराज चांद ने रिवॉल्वर निकालकर पुनः उसके सामने कर दी। मैंने तुम्हें 5 लाख दिया है और मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। जो देना जानता है वो वसूल करना भी जानता है। हाँ हाँ हाँ। रमेश कुमार ने घबराए ढंग से सिर हिलाया। मैं जानता हूं, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं समझ रहा। तुमने जो काम कहा है वो कर रहा हूं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं धोखा नहीं दूंगा। देवराज चांद ने रिवॉल्वर जेब में रखी और खड़ा हो गया। कल कब फोन करूं? रात को, रमेश कुमार ने जल्दी से बोला। रात तक मैं कुछ कर लूंगा। 5 लेकर भागने की कोशिश मत करना, मेरी नजर हर वक्त तुम पर है। देवराज चांद ने दांत भींचकर कहा, मैंने अभी तुमसे 10 लाख और लेने हैं। 15 लाख की पूरी वसूली दूंगा तुम्हें। आज तुमने मालूम करने की कोशिश नहीं की। भागदौड़ जारी है। भागदौड़ नहीं, मुझे नतीजा चाहिए। कल रात को फोन करना। फोन की बेल धुन के रूप में बहुत बढ़िया बजती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कल फोन करूंगा। 5 लाख तुम तक पहुंच गया है। मुझे काम होता हुआ चाहिए। देवराज चांद ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा और बाहर निकलता चला गया। रमेश कुमार कुछ पल बुत की तरह बैठा रहा, फिर गिलास उठाकर खाली किया और बड़बड़ा उठा, काम हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। अगला दृश्य। रमेश कुमार ने योगेश यादव को देखा और टेबल पर 500 की गड्डी रख दी। दोनों के गिलास भरे हुए थे। दोनों के चेहरे पर नशे के निशान झलक रहे थे। दूसरी बोतल खुल चुकी थी। योगेश यादव के नशे से भरी आंखों में चमक आ गई। ये 50,000 रुपया है। तेरे को बोला था एडवांस दूंगा। तेरी हाँ है ना? हाँ हाँ। हाँ है। कहने के साथ ही योगेश यादव ने कांपते हाथों से गड्डी उठाई और उसे देखने लगा। असली नोट हैं, यूं समझ कि मेरे सामने ही भारत सरकार ने छापे हैं। मुझे तेरी बात पर विश्वास है। वो जल्दी से उठा और गड्डी को जेब में ठूंस कर फिर बैठ गया। गिलास खत्म कर। रमेश कुमार ने अपना गिलास खत्म करते हुए कहा, फिर भरते हैं। दोनों ने जल्दी से गिलास खत्म किया। रमेश कुमार गिलासों को भरते हुए गुनगुनाने लगा, सारे जहां से अच्छा। रमेश। योगेश यादव अपने नशे से भरे चेहरे पर हाथ फेरता हुआ कह उठा, वो कौन था? कौन? जब मैं आया तो वो बैठा हुआ था, तूने मुझे जाने को कह दिया। बोला बिजनेस की बात चल रही है। कोई बिजनेस की बात नहीं थी, पागल था वो। पागल? हाँ। रमेश कुमार ने गिलासों को भरकर बोतल पर ढक्कन लगाकर नीचे रख दिया। उसे मालूम हो गया है कि मैं अब दौलतमंद बनता जा रहा हूँ। कार खरीदने का मेरा प्रोग्राम है और जल्दी बंगला भी खरीद लूंगा। तो अपनी बहन का रिश्ता लाया था मेरे लिए। मैंने बहुत कहा कि शादीशुदा हूँ, बच्चे वाला हूँ। बोलता है कोई बात नहीं, दूसरी बीवी बनाकर रख लूं उसकी बहन को। कठिनता से उससे पीछे छुड़ाया। छोड़ इस बात को। याद है तेरे को कल उठाना है किसी को। किसको? ये तेरे को मौके पर पता चलेगा। कल हिम्मत की गठरी बांध कर साथ रखियो, घबराना नहीं। बाकी का 1.5 लाख कब दोगे? तेरे साथ क्या उधार करना है? काम होते ही 1.5 लाख तेरे हाथ में। मेरे साथ ही रहेगा तू, चिंता मत कर। तो जूस की दुकान खोलेगा? ठीक, बढ़िया। कभी कभी मैं भी आया करूंगा। मुफ्त में पीऊंगा जूस, पैसे नहीं दूंगा। अपना गिलास उठाते हुए रमेश कुमार मुस्कुरा पड़ा। अब तूने इस काम से पीछे नहीं हटना है। पीछे क्यों हटूंगा? निशा भाभी को पता चल गया तो तेरे को मना कर सकती है। निशा को पता है हमें पैसे की जरूरत है। फिर तो मजे कर, नौकरी छुड़वा दे भाभी की। भाभी की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या मतलब? गिलास वैसे ही पड़ा है, उठा, आधा तो खाली कर।
योगेश यादव ने गिलास उठाकर आधा खाली किया। रमेश कुमार ने तगड़ा घूंट भरा। जिसे उठाना है उसे हफ्ता 10 दिन कैद में भी तो रखना है। तेरे घर में रख लेंगे। अगर हमें काम भी पड़ गया तो पीछे से भाभी संभाल लेगी, रोटी पानी दे देगी। हम उसके पास रहे तो मुझे भी रोटी पानी मिल जाएगा। रमेश कुमार ने कहा, यहाँ रखा तो हमें 24 घंटे उसके सिर पर सवार रहना पड़ेगा। एक उसके पास रहेगा, दूसरा होटल से उसके लिए खाना लाएगा। ऐसा काम करना हमें भारी पड़ेगा। योगेश यादव ने घूंट भरी। हम में पहले ये बात नहीं हुई थी। मैं निशा को इस मामले में नहीं लाना चाहता। समझा कर यार, भाभी को करना ही क्या है? कुछ भी नहीं। उसे तो हम बांध कर पीछे वाले कमरे में डाल देंगे। निशा के बारे में मैं हाँ नहीं कर सकता। ये उसकी मर्जी पर है। वो तेरी बीवी है, तू बीवी है, लेकिन मैं गलत काम के लिए उस पर दबाव नहीं डालता। दबाव डालने को कौन कह रहा है? वापस जाकर 50,000 की गड्डी उसके हाथ पर रखना, कहना कि कुछ दिन के लिए किसी को बांध कर रखना है। वो एकदम तैयार हो जाएगी। पक्का नहीं कह सकता कि वो क्या कहेगी। बात करूंगा। करना, भाभी मान जाएगी। समझदार है वो। अब सुन, कल सुबह 7 बजे तूने मेरे पास पहुंचना है। यहाँ? हाँ। उसके बाद आगे चलेंगे। तू किसी को उठा लाने की बात कर रहा है? कैसे उठाएगा? हथियार तो है नहीं हमारे पास। रामपुरी है। रमेश कुमार ने मुस्कुराकर जेब थपथपाई। 7 इंच लंबा फल है और 1.5 इंच चौड़ा। एक बार किसी के अंदर घुस गया तो जान के साथ बाहर आएगा। आज खरीदा है 250 रुपए में। तू जान लेगा किसी की? जान क्यों लूंगा, मैं तो बात कर रहा हूँ। तो तू सुबह 7 बजे आना। भाभी से वो बात कर लेना। रमेश कुमार ने एक ही सांस में गिलास खाली किया। तू भी खत्म कर। घर जा, भाभी इंतजार कर रही होगी। बोलकर आया था कि 50,000 लेकर आएगा। हाँ। फिर तो दरवाजे पर ही खड़ी होगी, तेरी राह देख रही होगी। चल जल्दी कर। नोट दिखाकर भाभी को खुश कर दे। योगेश यादव ने गिलास खाली किया। पक्का कह रहा है ना कि खून खराबे वाला मामला नहीं है? विश्वास कर यार। खून खराबा हुआ तो मैं इस मामले में तेरा साथ नहीं दूंगा। ठीक है, मत देना। कितनी बार जवाब दिया, फिर भी एक ही बात बोले जा रहा है। सुबह 7 बजे वक्त पर आ जाना। योगेश यादव उठकर खड़ा हुआ। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को हम यहीं रोकते हैं और इसके दूसरे भाग में, तीसरे भाग में मिलेंगे हम कल। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ। नहीं तो ऐसा करते हैं, हम कमेंट्स जो है वो कल कल के एपिसोड में सारे कमेंट्स लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। कल मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम।